नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद वी में। आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं। दृष्टि का जो करंट अफेयर ईयरली वाला आया है उसको शुरू करते हैं। अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत सारे, यूपीपीसीएस का और भी अदर एग्ज़ाम, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, ये राष्ट्रीय परिदृश्य है, मतलब राष्ट्रीय करंट अफेयर है, नेशनल। तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड इस प्रकार हैं। क्या है? लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों, उन्हीं को क्या दिया जाता है? आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो ये देखिए पॉइंट जो है, पॉइंट ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल के कुछ सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरा करने पर एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होगा। अब देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया, जबकि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, देखिए एआईटीएमसी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कि किन से ले लिया गया है और किन को दिया गया है राष्ट्रीय दल का दर्जा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। हो सकता है यही पूछ दे कि राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 6 है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस पार्टी में प्रत्याशियों ने उक्त चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही थी। अब देखिए उसके बाद इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया है। ज्ञातव्य कि चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ये आदेश है। 1968 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू है। राष्ट्रीय दलों की वर्तमान संख्या देखिए, जो 6 हैं, 6 राष्ट्रीय दल हैं, वो कौन कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी और आम आदमी पार्टी आप। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बीवीपी, विब्रांत विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसके देखिए कि याद करने वाले तथ्य जो कौन है, जो समझ लीजिए, ये तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये जो है प्री के लिए। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया। देखिए पहले तो ये अरुणाचल प्रदेश के कौन सा जिला? अंजाव जिला, ये इंपॉर्टेंट है। और सीमावर्ती गांव कौन सा है? किबुथी, इसमें लॉन्च किया गया है। अब देखिए उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। किसकी अध्यक्षता में? नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आ सकता है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। ये भी पूछ सकता है केंद्र प्रायोजित है कि राज्य प्रायोजित है, तो क्या है? केंद्र प्रायोजित है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे
19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गाँवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गाँव अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गाँव के लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब देखिए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा का निर्वाचन जो हुआ 2023 में, वो देखिए, ये नेक्स्ट आर्टिकल है। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए। ये 3 राज्य हैं मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा। और देखिए, मेघालय में क्या हुआ। मेघालय जो 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। पहले देखिए कि मेघालय में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 60 है। मिलान करने के लिए भी आ जाता है और डायरेक्ट पूछ भी देता है। हालांकि मेघालय में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कितने 60 सीट हैं और कितने सीटों पे हुआ? 59। जबकि ये सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र का चुनाव स्थगित हुआ था? तो सोहियोंग, और 59 में हुआ था, एक में नहीं हुआ था। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि मेघालय के पूर्व गृह मंत्री यूडीपी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया। मतलब किसके कारण एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ? उसका यही कारण था, किनका निधन हो गया था? एचडीआर लिंगदोह का। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब देखिए 55 सीटें एसटी के लिए, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइनसांग तथा ये देखिए स्नीआव भलंगधर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। 9 मार्च 2023 को एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रमुख चुनाव परिणाम क्या रहे? नेशनल पीपुल्स पार्टी को 20 सीटें में 26 सीटें मिली। इसका मतदान रहा 31.49। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 11, राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 5, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 5 और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को 4 सीट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट। अब नागालैंड में देखिए, नागालैंड की स्थिति क्या रही चुनाव में। 13वीं नागालैंड विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मई 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। देखिए उसमें मेघालय में भी 60 है और नागालैंड में भी 60 है, जिसमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। इसमें 59 सीटें जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं। अब देखिए, हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए। देखिए उसमें मेघालय में भी 59 पे ही हुए हैं और नागालैंड में भी 59 में ही, जबकि अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी कोइतो किनगी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनाव में राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार महिला विधायक नागालैंड में कोई चुनी गई है, तो इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की। इनका नाम भी याद रखिएगा, हो सकता है कि हेकानी जखालू कौन है, पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ये दीमापुर 3rd निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई। एनडीपीपी की अन्य महिला प्रत्याशी सलहतुओनुओ क्रूस
भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मुख्यमंत्री लोग का भी, ये तीनों लोग का नाम इम्पोर्टेंट है, जो मेघालय के हैं, फिर नागालैंड के और फिर त्रिपुरा के, क्योंकि ये मिलान करने के लिए हो सकता है आ जाए कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। टीआर जेलियांग तथा यूनाथुंगो पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उप मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री आप लोग याद रखिएगा। 20 मार्च 2023 को सेरिगेन लोगोकुमेर ने 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसका परिणाम क्या रहा देखिए। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी में 25 सीटें ये जीती। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी 12, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7, नेशनल पीपुल्स पार्टी 5, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 और नागा पीपुल्स फ्रंट 2 सीटें जीती थी। अब देखिए त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के चुनाव की क्या स्थिति रही। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च 2023 निर्धारित थी। इसमें क्या हुआ, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय कि त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। मतलब देखिए मेघालय नागालैंड तीनों में विधानसभा की जो सीटें हैं 60 हैं, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 मार्च 2023 को विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। अब देखिए इसमें सीटें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती, टिपरा मोठा पार्टी ने 13, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 11 सीटें जीती। उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 और इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीटें। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है कि चौथा संस्करण है, तीसरा है ये 2023। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। अब देखिए इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में जारी किया गया था। उसके बाद से इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य तथा छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है। IGR 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का श्रेष्ठ राज्य था, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर 18वीं रैंक पे था। यूपी स्पेशल के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी का रैंक क्या थी, तो 18वीं रैंक थी और नीचे सबसे नीचे था। छोटे राज्यों में सिक्किम 5.1 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है, जबकि गोवा 3.42 अंक के साथ अंतिम 7वें पायदान पर था। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग देखिए। 3 जो शीर्ष पे थे, पहले पे तो कर्नाटक था, दूसरे पे तमिलनाडु था और तीसरे पे तेलंगाना था। अंतिम 3 राज्य में देखिए कौन कौन से थे। बिहार 16वें पे था, 17वें पे क्या था, पश्चिम बंगाल था, और उसके बाद से उत्तर प्रदेश एकदम 18वें एकदम लास्ट पे था आपका उत्तर प्रदेश। अब विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक देखिए। पुलिस में क्या है रैंक, 15वीं है, जेल प्रणाली में 17वीं है, न्यायपालिका में 15वीं और कानूनी सहायता में 18वीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट आर्टिकल है MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। ये तो मैंने यूपी स्पेशल में भी कराया। यूपी स्पेशल का मैं जनवरी फरवरी का करंट अफेयर कराई हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों, 5 वर्तमान और 106 नए को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किमी है। इन जलमार्गों का जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। स्मरणीय तथ्य देखिए क्या क्या है।
13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिससे भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ज्ञातव्य कि एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी उगलू नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो यूपी स्पेशल है, उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ में नेशनल ये करंट अफेयर है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला है। एमवी गंगा विलास में सभी विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक तथा 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेंसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य कि एमवी गंगा विलास पुल की लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त है। टेंट सिटी। एमवी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता का लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। छोटी छोटी वीडियो रहेगी, आप लोग इंटू 2 पे करके जल्दी जल्दी करंट अफेयर वार्षिकी कंप्लीट कर देंगे हम लोग। और अब आगे इसके नेक्स्ट आर्टिकल को देखा जाएगा। डेली लगभग 5-5 आर्टिकल मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक वीडियो इसको आप लोग को दे दूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।